नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। हिमाचल में सरकार बचने और गिरने के बीच की इनसाइड स्टोरी लेकर आया। बगावत, इस्तीफे, भगदड़, हिमाचल में सरकार कितने दिन चल पाएगी। मोदी ले आए वो पुराना कानून जो चुनाव से पहले बड़ा धमाका करेगा। मोदी की वो गारंटी जिससे मुस्लिम वोटों की गारंटी लेने वाले घबरा गए। बिना कैमरे के वीडियो बना देने वाली वो टेक्नोलॉजी जो आपको हैरान कर देगी। घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर की चीजें या कहिए कि आंखों देखी बता देने वाला गजब का इंसान, जैसे महाभारत में संजय था, वैसे ही आधुनिक युग का संजय कह लीजिए, जो यहां बैठ के कहीं और की चीजें बता देता। इतना ही नहीं, बच्चों की सबसे फेवरेट कैंडी में गुलाबी जहर किसने मिला दिया जिससे आपके बच्चे को कैंसर हो सकता है। यह चैप्टर जरूर देखिएगा। कौन सी कैंडी बच्चों को नहीं खिलानी है वरना कैंसर हो सकता है, आज इसका चैप्टर भी। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, जानवरों में फिट वो जीपीएस जिसकी मदद से जानवर कभी भटकते नहीं, उसके बारे में बताऊं। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्नाटक के सीएम ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि आवाज के नमूने एफएसएल को भेजे गए हैं। अगर कोई दोषी होगा तो उसे सजा दी जाएगी। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी राज्य को। इस दौरान पीएम मोदी ने सत्ताधारी दल डीएमके पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार के कामों को भी गिनाया। पीएम ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं आज जो परियोजनाएं लेकर आया हूं वो दशकों से यहां के लोगों की मांग थी, लेकिन यूपीए जब सत्ता में थी तब उन्हें आपके विकास की कोई फिक्र ही नहीं थी। एनसीबी ने गुजरात के समंदर से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। 3,300 किलो ड्रग्स में 2,950 किलो हशीश, 160 किलो मेथाम्फेटामाइन और 25 किलो मॉर्फिन है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एनसीबी ने इस मामले में 5 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। इससे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो ड्रग्स बरामद हुई थी। संदेश खाली के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने सिर्फ ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है। वहीं आज कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में 2 दिन का धरना भी शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने समन भेजा। अखिलेश यादव को कल सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि मामले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है। हिमाचल में सरकार बचने और गिरने के बीच की इनसाइड स्टोरी क्या बता रही है। हिमाचल में पहले कांग्रेस पार्टी टूटेगी या सरकार गिरेगी, सबसे पहले इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की चर्चा हो रही कि यहां पर क्या होगा बॉस। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस हार तो गई, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार पर संकट आ गया। सबको यही लगा कि सरकार जब तब गिरने वाली है, क्योंकि 6 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के सीएम से बड़ी संख्या में उनके विधायक नाराज चल रहे हैं। लेकिन उन बातों से उलट कांग्रेस सब कुछ बीजेपी पर डाल रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो बीजेपी करवा रही। मतलब ये पुराना है कि हर बार जब भी कुछ हो जाए वो सब बीजेपी पर डाल दे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि उत्तर भारत की इकलौती कांग्रेस सरकार भी संकटों से घिर गई है। सरकार बने 1.5 साल भी नहीं हुए और विधायक बागी हो गए। ऐसे कैसे विधायक बॉस? राज्यसभा की एक सीट जिस पर जीत तय थी वो भी आप हार कैसे गए? कांग्रेस के बनाए मुख्यमंत्री पर ही उनके लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? भाई कहना आसान है कि बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी कर रही है
तो मुख्यमंत्री बदलने की बात, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो बागी विधायक वापस आ जाएंगे, ये बातें क्यों हो रही हैं? मुख्यमंत्री से लोग खुश नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है? आप ये भी याद रखिए कि हिमाचल वो राज्य है जिसकी राजनीति सीधे गांधी परिवार डील कर रहा था। प्रियंका वाड्रा एक तरह से हिमाचल को मैनेज कर रही थी और गांधी परिवार के आशीर्वाद से ही वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया था, जबकि सुक्खू का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था रेस में। गांधी परिवार एक तरह से नरेंद्र मोदी को कॉपी करने का प्रयास कर रहा था कि किसी को भी सीएम बना देंगे, हो जाएगा। भाई सुनने में लगता है कि नरेंद्र मोदी ने किसी को भी सीएम बना दिया, लेकिन उसके पीछे पूरा गणित कैलकुलेशन होता है। इनको लगा हम भी ऐसा कर देंगे, आराम से सरकार चलती रहेगी, नाम भी होगा कि बात देखिए किसको उठा के बना दिया इन्होंने। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही हिमाचल में बड़ा बवाल हो गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद जो कुछ हुआ उसे कंट्रोल में करने के लिए कांग्रेस ने 2 प्लान बनाए। पहला प्लान, राज्यसभा की हार से जो भयंकर फजीहत हुई है उसका डैमेज कंट्रोल करो और सब कुछ बीजेपी पर डाल दो कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, ताकि यह मैसेज ना जाए कि भाई इनसे राज्यसभा की सीट नहीं निकल पा रही, ये लोकसभा का चुनाव क्या निकालेंगे। दूसरा प्लान कि हिमाचल में सरकार कैसे बचाई जाए, उसके लिए कांग्रेस अब सिर के बल खड़ी हो गई। सुनिए एक बार कांग्रेस क्या कह रही है, फिर आपको बताता हूं कि सिर के बल खड़े होने के लिए इन्होंने क्या क्या कर दिया और अब लोकतंत्र की हत्या हुई है या नहीं हुई है, जरा यह सवाल भी पूछूंगा। मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को। फिलहाल तो कांग्रेस ने जैसे तैसे बड़ी मुसीबत को टाल दिया, क्योंकि विधानसभा में बजट पास हो गया। दरअसल विधानसभा में बजट पास होने का मतलब है कि एक तरह से तकनीकी तौर पर, टेक्निकली सरकार का बहुमत है, यह साबित हो गया। बजट पास कराने के दौरान वोटिंग होती है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित कर दिए गए। बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित करने का मतलब है कि विधानसभा में नंबर गेम कांग्रेस सरकार के पक्ष में आ गया। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन पर कार्रवाई करके फिलहाल के लिए सख्त मैसेज दे दिया गया। अब आप देखिए कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस अपनी सरकार बचाएगी, इसका गणित क्या है और आज क्या हुआ, जरा वो भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि अमूमन हर बात में लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाले लोग आज कहां हैं, यह सवाल उठेगा। जिस हिमाचल की हम बात कर रहे हैं वहां पर आज क्या हुआ, जरा देखिए। हिमाचल के अंदर कुल सीट है 68 विधानसभा के अंदर। बहुमत कितने पर है? बहुमत पड़ता है 35 पर, 35 सीट पर। कांग्रेस के 40 विधायक थे, बीजेपी के 25 थे, 25, और निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट आप उनको कह लीजिए, वो थे 3। अब आज क्योंकि बजट तो वैसे पास हो नहीं पाता, फिर क्या करते? तो बीजेपी के 15 विधायक इस 25 में से 15 निष्कासित हो गए कि भाई ये हंगामा कर रहे हैं, सीधा निष्कासित ही कर दिए। तो ये जो कुल सीट थी इसमें से 15 घटा दीजिए तो इज इक्वल टू 53 हो गया, क्योंकि ये 15 तो निष्कासित हो गए, तो कुल संख्या ही घट गई। तो अब बहुमत के लिए जो आंकड़ा था वो घटकर कितना हो गया? वो घटकर हो गया 27। कांग्रेस के पास इसमें से -6 कर दीजिए बागी वाले, तो भी बचे हुए थे 34। तो अपने 34 से सरकार बचाने के लिए, क्योंकि पहले तो 35 पार करना पड़ता, तो वो तो होता नहीं, तो यहां 27 का आंकड़ा जो है उसको नीचे खींच लिया गया। मतलब बहुमत का आंकड़ा ही नीचे खींच लिए बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित करके। अब मुझे लोग बताएं कि यह लोकतंत्र की हत्या में काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि सरकार बचाने के लिए यह जो काम हुआ निष्कासन वाला, बीजेपी यही तो कह रही है कि बॉस ये तो गड़बड़ करके इन्होंने सरकार बचाई। हालांकि आरोप गड़बड़ के दोनों पे लग रहा है, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हिमाचल में सरकार
फिलहाल के लिए बचा लिए, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बात सरकार बचा लेने की नहीं है, बात सरकार से नाराजगी की है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो भी हो रहा है उसके लिए कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सब कुछ बीजेपी करा रही है। कल तक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस उनके विधायकों को जबरदस्ती हरियाणा लेकर चली गई, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ बागी नहीं हुए। ऐसा दावा है कि राज्य में कांग्रेस के आधे विधायक सुक्खू की सरकार से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले राजेंद्र राणा ने कांग्रेस नेतृत्व को फोन करके यह तक कह दिया कि कांग्रेस को सीएम बदलना चाहिए। इस तरह की नाराजगी की भनक खुद कांग्रेस को भी थी और शायद इसलिए सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ी। सोनिया गांधी चाहती तो हिमाचल से चुनाव लड़ लेती, राज्यसभा में चली जाती, लेकिन वो कहां से लड़ी? राजस्थान से। खुद सुखविंदर सुक्खू ने कल वोटिंग से पहले कह दिया था कि अगर विधायक बिके नहीं तो हम जीतेंगे, यानी उन्हें खुद अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था। और जब आप वोटिंग के पहले कह रहे हो कि विधायक बिके नहीं, मतलब आप विधायकों को बता रहे हो कि तुम बिक भी सकते हो, तो क्या ही मैसेज जा रहा है? यह भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो भी ये जानते थे कि उनके खिलाफ अंदर ही अंदर विधायकों में नाराजगी है, लेकिन सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया गया कि बीजेपी खेल कर रही है। बॉस, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है, फोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स से कर दीजिए, लेकिन सवाल यह कि क्या इससे आपकी सेहत सुधर जाएगी, आपकी पार्टी की सेहत सुधर जाएगी? यह वैसे ही है कि आप जब गाड़ी लेकर निकलते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं और हर बार आप सड़क को जिम्मेदार बताते हैं कि अरे यहां गड्ढा था, मैं क्या करता, मैंने बचाने के चक्कर में ठोक दिया। अरे ये सड़क जो है ना वो स्लिपरी थी इसलिए ठोक दिया। सड़क को जितना मन है गाली दे दीजिए, लेकिन मन में अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आपसे गाड़ी नहीं चल रही है, आपसे स्टीयरिंग नहीं संभल रहा है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। सड़क को गाली दीजिए, सड़क का क्या, सड़क तो वहीं की वहीं है। बीजेपी को गाली दीजिए, बीजेपी को क्या है, वो तो अभी फिर लोकसभा चुनाव जीत जाएगी दावा कर रही है। जबकि आप हिमाचल का हाल देखिए, कांग्रेस सरकार में अंदर ही अंदर जो गुस्सा उबल रहा था वो आज खुलकर बाहर आ गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाई, क्या इनको भी बीजेपी ने खरीद लिया क्या? विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि सरकार में विधायकों की सुनी ही नहीं जा रही, वो असंतुष्ट हैं, इसी वजह से बगावत हुई। विक्रमादित्य ने आज भावुक होते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है। विक्रमादित्य का इस्तीफा जो सुबह था वो अलग चीज है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई है और उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया। जो थोड़ा बहुत सुधार करने की जो तो करेंगे। देखिए, हिमाचल में अभी के हालात ये बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती दिख रही है, जिसमें एक धड़ा तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के समर्थकों का है, जिसका वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरा धड़ा उन विधायकों का है जो इस गुट में नहीं है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की यही कहानी रही है कि जहां भी इन्होंने सरकार बनाई, आपस में इतनी लड़ाई कर ली, या तो सरकार गिर गई या फिर इस लड़ाई की वजह से सरकार से आउट हो गई। जैसे आप याद कीजिए, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा देखिए। कांग्रेस की कलह, इसका नतीजा आप देखिए कहां कहां देखने को मिला। पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू हुआ था, आपको याद होगा, कैप्टन वर्सेस सिद्धू। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर कांग्रेस चुनाव हार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। राजस्थान देखिए, राजस्थान में क्या हुआ, गहलोत वर्सेस पायलट हुआ, वहां क्या नतीजा हुआ, चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंह देव, इनके बीच लड़ाई चली, छत्तीसगढ़ हार गए।
मैं कह तो रहा हूं बॉस, आपको जितना मन बीजेपी को गाली दीजिए, उनका क्या जा रहा है? वो तो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपको वो नहीं हरा रहे तो कोई और हरा दे रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत का उनका नारा सच होता जा रहा है। बीमारी नहीं माननी है, मत मानिए। दवाई बेचने वाले का क्या जा रहा है? उसकी तो बिक्री हो रही है। हिमाचल में भी यही हो रहा है। राज्यसभा चुनाव ने हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति की पोल खोल दी। राज्यसभा चुनाव तो सीधे सीधे राज्य सरकारों पर विश्वास और सियासी मैनेजमेंट का खेल होता है। इसी से पता चल जाता है कि कौन सी सरकार और कौन से सीएम कितने पानी में। बीजेपी और कांग्रेस का अंतर भी आप देख लीजिए। यूपी में जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां बीजेपी ने राज्यसभा की वो सीट भी निकाल ली जो नंबर गेम के हिसाब से विपक्ष के खाते में जाती। भाई उनके इतने सारे विधायक हैं, उन्होंने तो सबको मैनेज कर लिया। जबकि हिमाचल जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की जीत तय होने के बावजूद ये जीती हुई सीट भी हार गए। अब यह ना कहिएगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहां जीतकर भी हार जाने वाले को कांग्रेस कहते हैं। विपक्ष से अपने विधायक अपने लोग नहीं संभलते। यही हिमाचल में हुआ, यही यूपी में हुआ। यूपी में अखिलेश के विधायक बागी हो गए और राज्यसभा की सीट पर दूसरे को वोटिंग कराई। जो सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, वो सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर हार के बाद अखिलेश यादव ने टाइम्स नाउ नवभारत के नवनिर्माण मंच पर से आज क्या कहा, जरा एक बार सुनिए। बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है। फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं, दूसरों का उधार के लेकर ले रहे हो आप। विपक्ष के लिए यह एक जगह की कहानी नहीं है कि कोई बागी हो गया है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है। खास तौर पर कांग्रेस में तो इतनी हताशा और इतनी निराशा दिख रही है कि कोई भी राज्य उठा लीजिए, वहां पर कांग्रेस में भगदड़ मची हुई। आप असम के बारे में सुनिएगा तो आप कहिएगा कि यही हो ही रहा है। असम में कांग्रेस के एक और नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इस बार तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ही ने छोड़ दिया। भाई राणा गोस्वामी ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राणा गोस्वामी ने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 3 दिन पहले ही उन्होंने असम के संगठनात्मक प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया था। तभी से ये कयास लग रहे थे कि राणा गोस्वामी जल्दी ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। असम के मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने भी एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि असम कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उनके संपर्क में। हालांकि असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा था कि राणा गोस्वामी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। राणा गोस्वामी जोरहाट से 2 बार के विधायक हैं। वो 30 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 2021 में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। राणा गोस्वामी के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी ही बीजेपी या असम गण परिषद का दामन थाम सकते हैं। इसीलिए ना कह रहा हूं बॉस कि अपने अंदर क्या समस्या ये कांग्रेस देख ही नहीं रही। वोटर में दिक्कत, राहुल गांधी खड़े होकर कह देते हैं तुम लोग सो रहे हो, वोटर में दिक्कत, जुडिशरी में दिक्कत, प्रेस में दिक्कत, इलेक्शन कमीशन में दिक्कत, पार्टी के वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं अरे ये डरपोक है जान दो, उनमें दिक्कत, सब में दिक्कत, इनमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए दिक्कत में पार्टी पड़ जाती है। आज असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया तो कल महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया था। बसवराज पाटिल ने तो कांग्रेस का साथ छोड़ने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी का दामन थाम लिया। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। बसवराज पाटिल भी राणा गोस्वामी की तरह पुराने कांग्रेसी थे। उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का दिग्गज नेता माना जाता था। बसवराज पाटिल 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन जब उन्हें किनारे लगा दिया गया तो उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो ये इस वक्त विपक्ष में हलचल मची और समस्या की जड़ में जाने की बजाय ऊपर से लीपापोती करके वही काम हो रहा है
जो यूपीए की सरकार पे आरोप लगता था कि कालीन के नीचे कचरा डालते जाओ और बाद में नरेंद्र मोदी ने आकर सफाई शुरू की, तब देश में सिस्टम जो है वो कुछ सुधरा। नरेंद्र मोदी एक और काम कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा भी किया था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कैसे बड़ा धमाका कर रहे हैं। ओवैसी का एंटी मोदी इंजेक्शन अब काम नहीं करने वाला, अब इसका चल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव की डेट्स आ जाएंगी। ऐसे माहौल में पीएम मोदी एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। यह वो काम है जो पिछले 4 साल से अटका हुआ है। वो कानून जिसे संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया था, वो कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है। और यह कानून है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, जिसे लेकर 2019 में बड़ा आंदोलन हुआ था। इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया था। ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों को इस कानून के खिलाफ जमकर भड़काया था। आपको याद दिलाता हूं कि दिसंबर 2019 में CAA संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। जनवरी 2020 में CAA को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। CAA को मुस्लिम विरोधी बता दिया गया। कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों से कागज दिखाने के लिए कहा जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर असम और त्रिपुरा तक मुसलमानों को खूब भड़काया गया कि नागरिकता कानून से मुसलमानों को भारत से भगाया जाएगा। लेकिन अब 4 साल बाद मोदी सरकार नागरिकता कानून को लागू करने की तैयारी कर रही है। टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी दी थी। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस बार मोदी सरकार इसको अभी क्यों ला रही है और क्या मुसलमान इस बार वैसा विरोध करेगा या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका सागरत स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। नागरिकता कानून से सबसे ज्यादा मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लग रही। शायद ओवैसी को यह नहीं दिख रहा कि इससे मुसलमानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, या तो वो देखना नहीं चाहते। भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता भी नहीं जाने वाली। उसके बाद भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़े और छोटे ओवैसी पिछले 4 साल से लगातार मुसलमानों को भड़का रहे। एक बार ये बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नागरिकता कानून में वो है या नहीं बात जिसका डर ओवैसी जैसे नेता दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। आप हमको डरा रहे हैं, गोली मारेंगे नहीं, क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। इसी में हमारा कागज छुपा है, मार दिल पे गोली मार। मतलब वो मुसलमान जिनको नागरिकता कानून के बारे में कुछ पता नहीं है और उन पर इस कानून से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला,
उनको ओवैसी और ऐसे कई और नेता हैं जो भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बताता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में असल में प्रावधान क्या है, फिर बताऊंगा कि मोदी अगर मुसलमान विरोधी होते तो यह काम क्यों कर रहे होते, जो आगे आपको बताने वाला हूं। पहले सुनिए सीएए के बारे में। सीएए कानून 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इन 3 देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के पीड़ित अल्पसंख्यक ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। सीएए का कानून भारतीय नागरिकों पर कोई असर डालेगा ही नहीं। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। आपको यह भी बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जो बाहर से आएगा वही ना रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो यहां रह रहा है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? आवेदन करने वालों को यह बताना होगा कि वो कब भारत आए थे। अगर पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी आवेदन कर सके। जरूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार इन लोगों को नागरिकता दे देगी। नागरिकता कानून को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया, वैसा ही नैरेटिव अलग अलग मुद्दों पर बनाया जाता है। समान नागरिक संहिता और इसको लेकर नैरेटिव क्या बनाया गया कि शरीयत में छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि एक देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। पीएम मोदी ने 3 तलाक खत्म किया तो नैरेटिव बनाया गया कि यह मुसलमानों के खिलाफ है। हिजाब पर बहस हुई तो नैरेटिव बनाया गया कि यह मुसलमानों के अधिकार छीनने की कोशिश है। राम मंदिर बना तो नैरेटिव बनाया गया कि देश में मुसलमानों की मस्जिद छीनी जा रही है, जबकि बाबरी पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ज्ञानवापी में पूजा हुई तो नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके हक छीने जा रहे हैं, जबकि ज्ञानवापी में जो हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और सिर्फ यहां नहीं, कई लोग दुनिया में नैरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में। नरेंद्र मोदी तो जैसे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और इसी के तहत देश में हर वर्ग समुदाय को लाभ मिल रहा है। जो लोग मुसलमानों को पीएम मोदी के नाम से डराते हैं, भड़काते हैं, सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए किया क्या, ये तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। पीएम मोदी ने जो योजनाएं बनाई, उनका मुस्लिम समाज को किस तरह से फायदा हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या कर दिया जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आज आप देखिए और यह सवाल पूछिए अपने आप से कि अगर मुसलमानों को खत्म करना होता तो नरेंद्र मोदी ये कर रहे होते क्या? पहले देखिए कि पीएम मोदी को मुसलमानों के कितने वोट मिलते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक 2014 में बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट किया, 2019 में 9% मुसलमानों के वोट में, यानी 1% वोट बढ़ा है 5 साल में। अब इस 1% को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मुसलमानों के वोट के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुसलमान तो वोट दे ही नहीं रहा भर भर के। इसका मतलब नैरेटिव यह है, सोच यह है कि भाई मुसलमानों का भी भला करना है, हिंदू का भी करना है, तभी देश का भला हो सकता है। आजादी के बाद से ही मुसलमानों को वोट बैंक की शक्ल दे दी गई, मुसलमानों को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहा, लेकिन उससे मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी उतनी बढ़ी नहीं पाई जितनी मोदी सरकार में बढ़ी। जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं, आप खुद देखिए 2014 में सिर्फ 4.5% मुसलमान ही सरकारी नौकरी में थे, लेकिन मोदी सरकार में पिछले 9 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5% हो गया बॉस, यानी डबल से भी ज्यादा। तो अगर मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में उनको ज्यादा एंट्री करा रहे हैं। और देखिए, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुसलमान हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या है। मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं तो उनको स्किल इंडिया के तहत स्किल सिखा रहे हैं ताकि वो कहीं और जाकर स्किल का इस्तेमाल करें। क्या बात करते हो यार?
पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 2014 के बाद मुस्लिम युवाओं का बिजनेस रजिस्ट्रेशन 70% बढ़ा है। यानी जो काम आजादी के बाद से मुसलमानों के लिए कोई सरकार नहीं कर रही थी, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, और वो तब जबकि उनको मोदी को मुसलमान भर भर के वोट भी नहीं देता। लेकिन एक प्रधानमंत्री का धर्म क्या है कि भाई जो देश का नागरिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। वो वही करके दे रहे, वोट दो या ना दो। सोचना तो उनके लिए चाहिए जिन्होंने भर भर के वोट भी लिया और मुसलमान को आज इस हालत में छोड़ दिया कि आज भी उसके बच्चे जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। आपको वो आंकड़े दिखाता हूं जिनकी चर्चा बहुत कम होती, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो एंटी मोदी एजेंडे को चकनाचूर करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब 20% लोग, उनमें जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उसे अगर आप धर्म के आधार पर देखिएगा, 2015-16 में 50% मुस्लिम घरों में बिजली होती थी। 2019-21 तक यह बढ़कर 86% हो गया। मतलब 36% का जंप आया है मुसलमानों के घर में बिजली पहुंचाने के मामले में। 2015-16 में 75% ईसाई परिवारों के घर में बिजली आती थी। 19-21 तक यह बढ़कर 89% हुआ, यानी 13% का जंप। 2015-16 में 52% हिंदू परिवारों को बिजली मिलती थी। 2019-21 तक 85% हिंदू परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, यानी 33% का जंप। यानी इस दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों के घरों में बिजली पहुंची भाई। और यह इसलिए नहीं किया कि वो मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि जो सबसे गरीब 20% हैं, उनमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुसलमानों को थी। हिंदुओं को भी दिया। सभी धर्म के लोगों का विकास करना होगा, तभी देश बढ़ेगा। यह अब समझ में आ रहा है किसी भी प्रधानमंत्री को, यह दिख रहा है। इसी तरह से अगर बैंक खातों की बात करें, देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले, इस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के धार्मिक आधार पर अगर आप आंकड़े देखिएगा, 2015-16 तक 75% हिंदुओं का बैंक खाता होता था। 19-21 तक बढ़कर यह 93% हुआ, यानी 5 साल में 18% का जंप आया। 2015-16 तक 66% मुसलमानों के बैंक खाते होते थे, जो 2019-21 तक बढ़कर 92% हो गए बॉस। यानी 5 साल में 26% मुसलमानों के बैंक खाते खोले और बढ़ गए खुलने के मामले। जनधन योजना 42% बैंक खाते इसमें मुसलमानों के हैं। बैंक में खाता होने का मतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचे। अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते तो बैंक अकाउंट खोल के दे रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा जाए। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे बैंक खातों में पैसा डाला जा रहा है। क्या यह ओवैसी, अखिलेश, ममता को नहीं दिख रहा है? सबको सब दिखता है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज, खास तौर पर महिलाओं की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए, उनका नतीजा तो मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट में दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 2015-16 तक 50% के आसपास थी। 2019-21 तक ये बढ़कर 72% के पार चली गई बॉस। यानी मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला मोदी सरकार में। 2014 में 65.4% मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाती थी। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 73.6% हो गया। पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। योजनाएं बनाते हुए यह नहीं देखा जाता कि इसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा या सिर्फ मुसलमानों को। पीएम मोदी जिस लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं, उसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने। इसमें से 31% घर मुसलमानों को मिले हैं बॉस। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला, तो इसमें 37% मुस्लिम महिलाएं हैं। और ये आंकड़े आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप नरेंद्र मोदी की वाहवाही कीजिए। ये आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये उसके दिमाग में इंजेक्शन भरे जा रहे हैं। उस इंजेक्शन को तोड़ के फेंकिए और मानना शुरू कीजिए, स्वीकार करना शुरू कीजिए। मुसलमान स्वीकार करना शुरू करेंगे। बॉस, हमको मिल तो रहा है, तुम झूठ काहे बोलते हो जी? हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। मुस्लिम समाज को भी दिख रहा है कि जिस मोदी का डर दिखाकर आज तक उनका वोट लिया जाता रहा, वो पीएम मोदी तो बिना भेदभाव के लिए किए हुए सबके लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए सीए का जब नोटिफिकेशन आए तो उसका विरोध मन में आए, तब भी ये सोचिएगा कि अगर ये आदमी हमारे खिलाफ होता, हमसे कागज मांगने वाला होता, हमको देश से निकालने वाला होता,
तो ये सब कर रहा होता है। ये मोदी की नहीं, देश की बात है। कॉटन कैंडी में बहुत खतरनाक केमिकल पाए गए, जिसकी वजह से इस पर बैन लगाया जा रहा है। वैसे तो कॉटन कैंडी को हमारे किचन में रखी शुगर से ही बनाया जाता है, लेकिन इसे रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है। इस केमिकल के खाने से शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार ने कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है। अब इन दोनों राज्यों में कॉटन कैंडी के बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। हालांकि बिना रंग मिलाया हुआ कॉटन कैंडी, इसकी बिक्री पर पाबंदी नहीं है। देश के कई और राज्य भी अपने यहां कॉटन कैंडी की जांच कर रहे हैं और खतरनाक केमिकल पाए जाने पर इसे बैन कर सकते हैं। कॉटन कैंडी को रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें कपड़े और दूसरी चीजों को रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती कहा जा रहा है। दुनिया भर में हुई कई स्टडी में यह पता चला कि फूड प्रोडक्ट्स में रोडामाइन बी के इस्तेमाल से कैंसर होता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से ब्रेन और किडनी डैमेज हो सकती है। इस केमिकल को फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने से ब्रेन के स्टेम सेल को नुकसान होता है। इससे ब्रेन में पाए जाने वाले सेरिबेलम टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन भी खराब हो जाता है, जिससे विकलांग होने का खतरा रहता है। इस केमिकल से लिवर डिस्फंक्शन के साथ साथ लिवर कैंसर तक हो जाता है। इसके अलावा अगर इस केमिकल को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो एक्यूट पॉइजनिंग यानी शरीर में जहर बनने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पिछले 125 साल से कॉटन कैंडी खाई जा रही है, लेकिन इसमें खतरनाक केमिकल की बात ने हर मां बाप को हिला दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉटन कैंडी की जांच में रोडामाइन बी नाम का केमिकल मिला। यह एक सिंथेटिक डाई केमिकल है, जिसका लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बैग, पर्स, बेल्ट और कपड़ों को रंगने में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट और कागज को कलर करने में भी इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। और सोचिए, वही रोडामाइन बी आप खा रहे हैं। रोडामाइन बी केमिकल की एक खासियत यह भी है कि ये एक रंग के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे लाल और गुलाबी रंग बनता है। यह पाउडर के रूप में हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में मिलाया जाता है तो यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। जैसे होली के त्योहार में कई ऐसे सूखे रंग आते हैं जो दिखने में हरे होते हैं, लेकिन पानी में मिलाइए तो लाल या गुलाबी हो जाते हैं। इस केमिकल के इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह सस्ता पड़ता है, पानी में तेजी से घुल जाता है। इसके अलावा यह केमिकल खराब नहीं होता, इस पर गर्मी और रोशनी का असर बहुत कम होता है। आमतौर पर गर्मी और रोशनी से ज्यादातर केमिकल खराब हो जाते हैं। आमतौर पर बच्चों की खाने पीने की चीजों के बनाने में तय मात्रा में कुछ सिंथेटिक कलर के इस्तेमाल की परमिशन है, लेकिन रोडामाइन बी के केमिकल पर पूरी तरह पाबंदी है। इस नियम के बाद भी लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन कैंडी के अलावा किन किन चीजों में इस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो भी जानिए। जैसे आप जो चिली पटेटो खाते हैं, भैया जरा चिली पटेटो देना, इसमें भी रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा फलों और दूसरी खाने पीने की चीजों में इस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तमिलनाडु में मिल्क रोज में भी बड़ी मात्रा में यह केमिकल पाया गया है। दूध को गुलाबी बनाने के लिए गुलाब के शरबत के साथ रोडामाइन बी केमिकल डाला जा रहा था। इसके अलावा शकरकंद और स्ट्रॉबेरी को भी चमकीला दिखाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। गाजर और लाल मूली को भी ज्यादा लाल करने के लिए रोडामाइन बी का यूज किया जाता है। कई इलाकों में लाल मिर्च के पाउडर में भी इस केमिकल को मिलाते हैं, यह कहा गया। यानी खतरा चारों तरफ है। बच्चों को सेहत की बातें समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो तो कॉटन कैंडी देखकर इतनी लंबी जीभ निकाल देंगे कि हमको खाना है, खाना है, खाना है। लेकिन अब जब ये कॉटन कैंडी दिखाई ही नहीं देगी तो जिद भी बंद हो जाएगी। तो कॉटन कैंडी सस्ती हो सकती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत महंगी। एक छोटा सा पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हमें वो रास्ता पता ना हो, तो हम मंजिल तक पहुंचने के लिए जीपीएस की मदद लेते हैं। लेकिन जंगल या समंदर में रहने वाले जानवर कभी रास्ता नहीं भटकते, वो भी जीपीएस के बिना। ऐसे में सवाल उठता है कि जानवर अपने रास्ते का पता कैसे लगा लेते हैं। आज फैक्ट फैक्टर में इसकी वजह जान लीजिए। अमेरिका में हुई एक जियोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक जंगल में जानवर और पक्षी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने रास्ते का पता लगाते हैं। जानवरों की इस खास क्षमता को मैग्नेटो रिसेप्शन कहते हैं। इसी की मदद से जानवर बिना रास्ता भटके मीलों का सफर तय कर लेते हैं। स्टडी के मुताबिक यह क्षमता कबूतरों में सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से पुराने जमाने में कबूतरों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाने में भी किया जाता था। गाती नहीं थी भाग्यश्री, कबूतर जा जा जा।
यही नहीं, स्टडी में यह भी पता चला कि समुद्री कछुए को पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से यह भी पता लग जाता है कि वो अपने अंडों से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। सोचिए क्या कमाल की चीज है। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आज हम लेकर आए।